हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में हम डील करेंगे विद वीक 4 के करंट अफेयर्स, यानी कि 22 ऑफ जनवरी से 27 ऑफ जनवरी तक जो भी आपने करंट अफेयर्स कवर किए हैं, हम उनको कैटेगरी वाइज लेंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स, तो ये इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़, वो सारी जो है जो इस वीक 4 में रही है उनको कैटेगरी वाइज देखेंगे और इस सेशन के एंड में फिर कुछ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली सेशन को शुरू करती हूँ, और शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डील कर लेती हूँ विद सम इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जिसमें एक हमेशा रहता है कि ये सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जो डेली करंट अफेयर्स आपके होते हैं उनकी पीडीएफ आपको परचम के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाती है, और जो वीकली और मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हैं वो आपको perchamclasses.in पर मिल जाती है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना देखो वैसे कन्वीनियंट ही रहता है, तो जितने भी जनवरी से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स रहते हैं उसके लिए आप ये पीडीएफ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो परचम ऐप से, जिसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलती हैं। सो यू कैन रेफर टू दिस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो फ्रॉम परचम ऐप। यह पीडीएफ बैंक भी है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज होते हैं वो इस पीडीएफ बैंक में सारे डाल दिए जाते हैं, ये भी आपको परचम ऐप से आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ 2023 की करंट अफेयर्स की ई बुक आ चुकी है परचम क्लासेस पे, perchamclasses.in, परचम ऐप से भी आप ले सकते हो, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर जो है वो इसके अंदर कवर किया गया है 2023 का, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ, साल भर के करंट अफेयर्स है वो अब पूछे जाएंगे, तो इसलिए यू कैन रेफर टू दिस करंट अफेयर्स ईयर बुक ऑल्सो। फिर भी कोई डाउट हो आप परचम को रेफर कर सकते हो, ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल आईडी भी है। कोई भी डाउट हो सो वी आर देयर फॉर यू, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और बाकी जो भी डाउट हो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं जो इस हफ्ते डेज और वीक जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं वो कवर कर लेते हैं। 21 ऑफ जनवरी को क्या होता है? 21 ऑफ जनवरी जो है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, तो बेसिकली 3 स्टेट्स याद में रखना। 21 ऑफ जनवरी 1972 इस दिन ये तीनों स्टेट्स फुली फ्लेज्ड स्टेट्स हो गई थी अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट ऑफ 1971। 3 कौन कौन सी? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। फिर 23 जनवरी को क्या होता है? पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, वेलर डे भी बोलते हैं, और ये 127th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 24 ऑफ जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, किसने इनिशिएट किया? 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जिसका मकसद क्या है? जेंडर इक्वालिटी लेकर आना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वो। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड होता है 24 ऑफ जनवरी। 24 ऑफ जनवरी को 2 और दिन होते हैं। उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे भी 24 जनवरी को होता है, और इस बार की थीम थी उत्तर प्रदेश रिच स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, तो ये थीम ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को होता है, थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। आगे चलते हैं 25 ऑफ जनवरी को, इस बार 11th नेशनल वोटर्स डे था। 25 ऑफ जनवरी 1950 वो दिन है दैट मार्क्स द फाउंडेशन डे किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगर है तो कौन सा आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है 25 ऑफ जनवरी को, हर साल होता है, 2011 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, 1 वोट फॉर श्योर। हर एक वोट की एक कीमत होती है, तो वोट जरूर डालो। 25 ऑफ जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, और इस बार की थीम थी सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरीज। 25 ऑफ जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे भी होता है। हिमाचल प्रदेश इस दिन 1971 में 18th स्टेट बन गया था इंडिया की। ठीक है जी। 75th रिपब्लिक डे था इस बार 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट केम इनटू इफेक्ट। इस बार की थीम्स विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ्रांस हम क्यों जाएं, फ्रांस वाले यहाँ आए हैं। फ्रांस के
फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस बार के चीफ गेस्ट रहे हैं और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 277 गैलेंट्री अवार्ड 75th रिपब्लिक डे पे अप्रूव किए ऑन दिस ईव। 75th रिपब्लिक डे परेड को लेके ना और भी कुछ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो परेड थी वो हुई एट कर्तव्य पथ दिल्ली में, जो स्टार्ट हुई एट विजय चौक। ये परेड वॉज कमांडेड बाय, नाम ध्यान में रखिएगा, परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। अब ये जो परेड है ना, इसके अंदर 112 विमेन आर्टिस्ट ने इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए, परफॉर्मेंस दी और बैंड का नाम था अवाहन। तो इसके अंदर शंख, नादस्वरम, नगाड़ा, ये पूरी परफॉर्मेंस जो है म्यूजिक की, ये सब इंक्लूडेड था। अब क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट भी थे तो इस परेड के अंदर फ्रांस से भी 95 मेंबर मार्चिंग कंटिंजेंट और 33 मेंबर बैंड कंटिंजेंट फ्रॉम फ्रांस, इट वाज आल्सो इंक्लूडेड। मोर देन 200 विमेन पर्सनल ऑफ सीआरपीएफ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सीआरपीएफ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चाह रहे हो 2024 को टारगेट करना फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन, तो एसएससी जनरल अवेयरनेस के लिए परचम आपके लिए कोर्स लेकर आया है जिसमें आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सारा कवर हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ हो सकती है, लाइव होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी डाउट हो लाइव सेशंस होंगे, डिटेल्ड मैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी और 10 मॉक पेपर्स भी होंगे। तो यू कैन रेफर टू दिस कोर्स परचम ऐप पर। अब रही बात अपॉइंटमेंट कैटेगरी से, तो अपॉइंटमेंट कैटेगरी से अगर आपसे पूछें कि हमें जरा बताना डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, प्रवीण अच्युतन कुट्टी। किसको रिप्लेस करेंगे ये? मुरली नटराजन को, जिनका टर्म एंड होगा 28 अप्रैल 2024। अच्छा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल किन्हें अपॉइंट किया गया है? सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह चौधरी। अब हम बात कर लेते हैं सशस्त्र सीमा बल की भी 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये जो नेपाल भूटान का जो बॉर्डर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग दी दैट बॉर्डर, राइट। वन ऑफ दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो नेपाल भूटान के बॉर्डर पे है। अच्छा, आगे अपॉइंटमेंट में देख लेते हैं, एक नाम ध्यान में रखिएगा, जस्टिस प्रसन्न भालचंद्र वर्ले। इन्होंने शपथ ली है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब मैं बात कर रही हूं इनकी, तो जब हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच क्लॉज? क्लॉज 2। कौन सा आर्टिकल? 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, कॉलेजियम सिस्टम होता है, सबने पढ़ा ही होगा पॉलिटी के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा बता देती हूं। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट एंड जो जजेस का ट्रांसफर होता है वो, राइट। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के फिर जजेस हैं उनको प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट कर देते हैं। और यहां पर रही बात जस्टिस वर्ले जी की, तो ये चीफ जस्टिस रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो 34 जजेस हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ भी 34 है, फुल है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायर करते हैं एट द एज ऑफ 65 ईयर्स एज जो है वो, उसके बाद रिटायरमेंट। अवार्ड्स पे चलते हैं। अवार्ड्स के अंदर पद्म अवार्ड्स फॉर ईयर 2024 की घोषणा हुई। अब उसके अंदर 132 पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें लिस्ट कहती है कि 5 पद्म विभूषण होंगे, 17 पद्म भूषण होंगे और 110 पद्मश्री अवार्ड होंगे। 30 अवार्डीज विमेन है, 8 पर्सन जो हैं वो फॉरनर्स, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ कैटेगरी से हैं और 9 पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स भी हैं, अवार्डीज हैं बेसिकली। तो अब हम बात कर लेते हैं सारों की। पद्म विभूषण के लिए नाम ध्यान में रख लीजिए, वेंकैया नायडू, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। चिरंजीवी एंड विजयंती माला बाली, तो ये एक्टर्स हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। भरतनाट्यम डांसर पद्म सुब्रमण्यम, इनका भी नाम है। और साथ ही साथ जो पॉस्थ्यूमस अवार्ड है वो दिया जाएगा बिंदेश्वर पाठक के, जो है उन्हें पॉस्थ्यूमस अवार्ड मिलेगा पद्म विभूषण, जो कि फाउंडर है ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। तो 5 नाम है, आपको ध्यान में रखने हैं। लिस्ट आपके सामने है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जैसे चिरंजीवी जो है वो उनको आर्ट फील्ड के लिए दिया जा रहा है, आर्ट फील्ड से एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो अवार्डी के नाम उनकी जिन फील्ड से वो जुड़े हुए हैं और कौन सी स्टेट से वो हैं, वो लिस्ट आपके पास है। 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स 2024 के विनर्स की लिस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं आफ्टर भारत रत्न, तो ये भी ध्यान में रखिएगा।
थोड़ा सा टाइम लीजिए और ये पांचों नाम ध्यान में रख लीजिए। आगे लिस्ट और भी होने वाली है, जैसे हम पद्म भूषण की बात करेंगे, पॉस्ट्यूमसली जिन्हें ये अवार्ड कन्फर किए गए हैं वो नाम आप ध्यान में रख लीजिए। विजयकांत, लेट एक्टर, फातिमा बीवी, पहली फीमेल जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, सत्यव्रता मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल, टोगडान रिनपोचे स्पिरिचुअल लीडर हैं, इन लद्दाख रहे हैं। तो ये पॉस्ट्यूमसली जिन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। और साथ ही साथ यंग लियू, चेयरमैन ऑफ ताइवान फॉक्सकॉन ग्रुप, को भी कन्फर किया जाएगा। ये अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड विद दिस पद्म भूषण, राइट। तो ये जो नाम जुड़े हुए हैं पद्म भूषण से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ये कुछ और नाम हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, उषा उथप सिंगर हैं, प्यारेलाल शर्मा जी इंडियन हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ओ राजगोपाल बीजेपी लीडर हैं फ्रॉम केरला, राइट, राम नायक और सीताराम जिंदल और दत्ता राय, अंबादास मयालू, कुंदन व्यास। तो ये पद्म भूषण की लिस्ट है। देखो लिस्ट काफी बड़ी होती है, लेकिन आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस हैं, उनके नाम है। तो वापस से अवॉर्डी के नेम, उनकी फील्ड और ये स्टेट या किस कंट्री से, बेसिकली स्टेट से वो जुड़े हुए हैं। जैसे पॉस्ट्यूमसली एम फातिमा बीवी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी फील्ड में, केरला से हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपके पास है। रही बात पद्म भूषण अवार्डीज की, तो 17 है और इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है जी, तो ये पूरा 17 लिस्ट है, 17 अवार्डीज के नाम है, फील्ड जुड़ी हुई है, स्टेट है। 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम लेना और उसको याद कर लेना। पद्मश्री पे चलते हैं। पद्मश्री के अंदर जिन्हें स्पोर्ट्स में 7 जो अवार्ड्स हैं इन स्पोर्ट्स, वो जिन्हें दिए गए हैं वो नाम देख लीजिए। जैसे टेनिस स्टार, अभी मैं इनकी बात भी करूंगी, रोहन बोपन्ना, तो इन्हें पद्मश्री दिया गया है। फिर जोशाना चिनप्पा, वेटरन स्क्वैश प्लेयर, हरबिंदर सिंह हॉकी प्लेयर, राइट, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन कोच, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर। तो ये पद्मश्री अवार्डीज हैं, 7 जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये हो गए आपके पद्मश्री। अब भारत रत्न की बात कर लेते हैं। आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा, जिनका नाम है सीएम कर्पूरी ठाकुर। तो सोशलिस्ट आइकन, एक्स बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को पॉस्ट्यूमसली ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है, भारत रत्न मिलेगा। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में एस्टैब्लिश किया गया था। जिन्होंने भी ह्यूमन एंडेवियर फील्ड में, बेसिकली किसी भी फील्ड में एक एक्सेप्शनल सर्विस, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवियर, तो उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। और भारत रत्न का के लिए जो नाम है वो कौन रिकमेंड करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं टू दी प्रेसिडेंट। और भारत रत्न अवार्ड जो है कितनों को मिल सकता है? सो द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो एक साल में मैक्सिमम 3। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर 2024 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट किया गया है फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क किया है उसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है, 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को क्या होता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर कैश प्राइस 51 लाख का है और एक सर्टिफिकेट है, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख का है और सर्टिफिकेट है। सॉर्टेड है। चलिए आगे चलते हैं। टू किल अ टाइगर एक डॉक्यूमेंट्री है, राइट। ये जो डॉक्यूमेंट्री है इंडिया बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। एक गांव, एक छोटा सा गांव है इंडिया का, उससे जुड़ी हुई ये डॉक्यूमेंट्री है। तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई है फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर्स 2024। तो ये डॉक्यूमेंट्री को किसने डायरेक्ट करा है? निशा पहूजा, जो एक टोरंटो बेस्ड फिल्म मेकर है। ये फिल्म कैनेडियन प्रोडक्शन है, इंडियन नहीं है, कैनेडियन प्रोडक्शन है। 2022 में जब एट इट्स वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी जब ये प्रीमियर हुई, वहां पर भी इसने एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट कैनेडियन फीचर फिल्म। और अभी 96 एनुअल अकेडमी अवार्ड जो होंगे वहां उसके लिए नॉमिनेटेड है ना। ये ऑस्कर्स की जब मैं बात कर रही हूं तो अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। ये कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस के अंदर। कब होंगे? 10 मार्च को, जिसमें टू किल अ टाइगर नॉमिनेट हुई है फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री।
सॉर्टेड है। चलिए फिर आगे चले, बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब एक नॉवल है, किसने लिखा है? चारू निवेदिता, तमिल राइटर हैं, और इसको ट्रांसलेट किया गया है बाय नंदिनी कृष्णन, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। ठीक है। टाइम स्पेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी की ऑटोबायोग्राफी है। इंग्लिश और कन्नड़ के अंदर रिलीज हुई है। जस्टिस शिवराज वी पाटिल फॉर्मर जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने हाई कोर्ट इन्होंने सर्व किया है एज दी हाई कोर्ट जज ऑल्सो, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, और फिर 2000 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए थे। ठीक है। अमित शाह जी ने एक बुक लॉन्च करी है। बुक का नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन। तो लचित बारफुकन ये कौन है? कमांडर अहोम किंगडम के। ही वॉज अ कमांडर इन दी अहोम किंगडम। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सराई घाट। कब हुई? 1671 में ये बैटल हुई। एक तरफ अहोम्स और एक तरफ मुगल्स। तो अहोम्स जिनको लीड किया किसने? लचित बारफुकन ने। सक्सेसफुली उन्होंने डिफीट किया मुगल्स को। अच्छा, ये जो बुक है ना, बुक किसने लिखी है? अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है, ये ध्यान में रखिएगा। पब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इसको ट्रांसलेट भी किया गया है 24 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में। नेशनल न्यूज पे चलिए बहुत ही अच्छी, मतलब दिल खुश कर देने वाली न्यूज है। जब प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई रामलला जी की अयोध्या टेम्पल में, तो काफी एक अच्छी, इंपॉर्टेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज है। इसको हर एक एंगल से सारे पहलू इसके कवर करेंगे, सवाल कहीं से भी बन सकता है। ठीक है। अभिजीत मुहूर्त, लार्जर, बड़ा टाइम, एक बड़े मुहूर्त, और उसके अंदर 84 सेकेंड का मूल मुहूर्त था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और ये जो मुहूर्त है, ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं फ्रॉम काशी जिन्होंने मूवमेंट चूज किया था। नाम ध्यान में रखिएगा, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। ठीक है। यहाँ पर जो रामलला जी की मूर्ति है ना, जब रामलला जी 5 साल के थे ना, वो एज डिपिक्ट करी गई है। और ये जो बनाई गई है मूर्ति, ये ब्लैक स्टोन में है। किसने बनाई? अरुण योगीराज स्कल्प्टर है, मैसूरू बेस्ड है। अच्छा, अब ना यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पर आप देखोगे ना 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर बजाए गए थे। बेसिकली देवर द पार्ट ऑफ दिस मंगल ध्वनि। और जो पूरा ऑर्केस्ट्रेट था वो किसने पूरा मैनेज किया? यतेंद्र मिश्रा। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, कोई उत्तर प्रदेश, कोई कर्नाटका, कहीं कहीं से आया होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पखावज, फ्लूट और ढोलक उत्तर प्रदेश से आई, वीणा कर्नाटका से, अलगोजा पंजाब से, सुंदरी महाराष्ट्र से, और उसके बाद मर्दला उड़ीसा से, संतूर मध्य प्रदेश से, पोंग मणिपुर से, नगाड़ा एंड काठी फ्रॉम आसाम, तंबुरा छत्तीसगढ़ से। तो ये तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वही आपको क्या करना है, पीडीएफ मिलेगी और फिर 2-3 मिनट लगेंगे, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, फटाफट याद हो जाएंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं ये राम जन्मभूमि की, तो इसका थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 16th सेंचुरी बाबरी मॉस्क, काफी हिंदूज ये बिलीव करते थे कि ये बनाई गई है उस जगह पर जो राम जी की बर्थ प्लेस है। कर सेवक्स ने इसको डेमोलिश किया था 6 दिसंबर 1992 में। ये पूरी हिस्ट्री फिर फाइनली ये जो पूरा केस है सुप्रीम कोर्ट में गया। बेंच थी ऑफ सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड एस. अब्दुल नजीर। उन्होंने ये 150 साल की ये जो आप बोल सकते हो 150 ईयर ओल्ड ये जो डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, यूनानिमस वर्डिक्ट दी 2019 में। और जो रूलिंग आई उसने ये कहा कि यहाँ पर टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो, ये राम जन्मभूमि है, और साथ में उन्होंने अलॉटमेंट करी 5 एकड़ का प्लॉट की एक मॉस्क बिल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब जब हम राम जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये कौन से स्टाइल में बिल्ड हुआ है? नागर स्टाइल के अंदर। इसकी ईस्ट वेस्ट लेंथ कितनी है? 380 फीट। विड्थ कितनी है? 250 फीट। हाइट कितनी है? 161 फीट। कितने पिलर्स हैं? 392। और कितने डोर्स हैं? 44। बात यहाँ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रामलला जी का जो आइडल है उसके लिए जो ब्लैक स्टोन है वो कहाँ से आपने यूज किया, बेल कहाँ से आई, और जो गेट्स हैं उसमें जो आपने स्टोन यूज किया है वो कहाँ से आया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्टोन जो यूज हुआ है रामलला जी के आइडल का वो ओरिजिनेट हुआ कर्नाटका से। टेम्पल का कोर, गर्भगृह जहाँ भगवान जी की मूर्ति रखी गई, वो मकराना मार्बल राजस्थान, वहां से आया, वहां से बना है। जो बाकी जो डाइटीज हैं उनकी जो कार्विंग्स हुई हैं इन द सेंटर स्टेज, उसके लिए जो सैंडस्टोन है दैट वाज चारमोथी सैंडस्टोन कर्नाटका से।
एंट्रेंस गेट के लिए पिंक सैंडस्टोन यूज किया राजस्थान के बांसी पहाड़पुर से। फिर उसके बाद 2100 kg का अष्ट धातु बेल गुजरात से आया, और जो इंट्रिकेटली कार्व वुडन डोर्स और हैंडक्राफ्ट फैब्रिक जो है वो अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ बात कैसे खत्म हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि टेम्पल जो है ये किसने डिजाइन किया गया है, आर्किटेक्ट का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, चंद्रकांत बी सोमपुरा। इनके जो ग्रैंडफादर थे प्रभाकर सोमपुरा, उन्होंने डिजाइन किया था द रिवाइव्ड सोमनाथ मंदिर गुजरात का 1949 में। ठीक है, अच्छा जी, अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम थी जिन्होंने ये पूरा अनकवर किया कि टेम्पल था अंडर द बाबरी, अब उसमें जो टीम थी दैट टीम वाज लेड बाय प्रोफेसर बीबी लाल, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है ऑफ एएसआई। ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1968 से 1972 तक रहे हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंटिंग बीबी लाल विद द पद्म विभूषण अवार्डी भी रहे 2021 के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया जो भी रामलला जी, राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी से एसोसिएटेड टेम्पल से जुड़ी हुई, किसने डिजाइन किया, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज पे और देखते हैं इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ FAO COFI सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक सब कमेटी है ऑन फिशरीज। तो बेसिकली कमेटी ऑन फिशरीज, सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दिस कमेटी। पहली बार हुआ है 59 ईयर्स में कि इंडिया को इस रोल के लिए अपॉइंट किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है फिशरीज मैनेजमेंट के लिए यह सब कमेटी है, तो एक ऐसी फोरम जहां पर आप फिशरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करोगे एट नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल्स पे, जो भी इश्यूज हैं उसकी चर्चा, उसकी डिस्कशन यहां पर होगी। टॉप फिशिंग नेशंस में इंडिया है। यस, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप फिशिंग नेशंस विद 28 मिलियन इनलैंड एंड मेराइन फिशर्स। ठीक है, तो उनसे जुड़ी हुई जो भी डिस्कशन है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन होगी। अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कैसी योजना है ये? योजना कहती है इस योजना के तहत कितने करोड़, 1 करोड़ घर, 1 करोड़ हाउसेस पे इंस्टॉल किया जाएगा रूफटॉप सोलर, राइट। तो द टारगेट इज ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेस। इससे क्या होगा, एक तो अपने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। देखो, रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो है ही सही, बट इट विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। गवर्नमेंट का एक टारगेट है, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हर साल दे विल ऐड 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगले 5 सालों के लिए टिल 2027-2028, क्योंकि अपना हमारा जो टारगेट है वो है, जो हमें अचीव करना है 500 गीगावाट का बाय 2030। ठीक है जी। सो एस्टिमेटेड दैट देयर आर लेस देन 10 लाख हाउसहोल्ड्स हैव रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस करंटली। अभी ये एस्टिमेट है कि 10 लाख से कम हाउसहोल्ड हैं जिनके रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल्ड है, लेकिन अभी इस योजना के तहत ये हमको करना है 1 करोड़ हाउसेस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है क्या, अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप जो है वो क्या करेगी, देखो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो कोर्सेज अवेलेबल है ना स्कूल में, हायर एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें, अवेलेबल हो डिजिटल फॉर्म में, ताकि ये टूल क्या है, अनुवादिनी AI बेस्ड ट्रांसलेशनल टूल है, ट्रांसलेशन टूल है, ट्रांसलेट करेगा। तो साफ समझ में आ रहा है कि जो भी 8 शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं उसके अंदर करिकुलम जो है वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। ये किसने डेवलप किया है, बाय AICTE। AICTE की फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट। सो इट विल सपोर्ट 22 रीजनल इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहां पर UGC यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने जो स्टडी मटेरियल्स है इंश्योर करो कि उनकी डिजिटल अवेलेबिलिटी हो, और ताकि उसको फिर हम कन्वर्ट कर सकें, सॉर्टेड ट्रांसलेट कर सकें। हलवा सेरेमनी, हलवा बट रहा है, किस लिए बट रहा है, कोई खुशखबरी है? हाँ है। हलवा सेरेमनी बेसिकली होती है फॉर इंटरिम यूनियन बजट। तो बेसिकली क्या है ना, हलवा सेरेमनी, यहाँ पर आप देखिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हलवा दे रही हैं। तो जब बजट आता है, इंटरिम बजट, अभी क्या है, इलेक्शंस होंगे इस साल, सरकार
यही रहेगी, सरकार बदलेगी, इलेक्शंस के बाद पता चलेगा। तो इसलिए आप पूरा साल का बजट अभी नहीं ला सकते हो, आप लाते हो इंटरिम बजट, ठीक है। और इंटरिम बजट जो है अभी वो प्रिंटिंग प्रोसेस में नहीं गया है, लेकिन हाँ लॉक इन होने वाला है, ये बजट आगे प्रिंट होगा। तो उससे पहले फाइनल स्टेज ऑफ द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस, तो इसके लिए हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस फॉर द इंटरिम बजट। सो इट इज परफॉर्म एवरी ईयर, बिल्कुल बिफोर द लॉक इन प्रोसेस। लॉक इन नहीं हुआ है, ठप्पा नहीं लगा है कि दिस इज द बजट, बट हाँ ये होगा, अब होने वाला है, तो उससे पहले हलवा सेरेमनी होती है। इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, राइट। सो इट इज फॉर दैट ट्रांजिशनल पीरियड कि नई सरकार पावर में आएगी ना, अब कौन सी आएगी वो इलेक्शंस के बाद पता चलेगा। इसीलिए आप अभी कोई भी मेजर टैक्सेस, कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स इंटरिम बजट के अंदर सरकार इंट्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल बजट है जो कि सर्व करता है एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप आउटलाइनिंग द इकोनॉमिक कोर्स फॉर अ नेशन थ्रू आउट द फिस्कल ईयर। ऑब्वियसली बजट आपको यही बताता है कि आने वाले टाइम में इस स्कीम के लिए इतना ये टैक्स होगा, ये पैसा इतना यहाँ एलोकेट होगा। तो ये तो बजट, घर का भी बजट हम बनता है हर साल कि अच्छा ये पैसा इतना यहाँ लगाना है, इतना वहाँ लगाना है, बजट है। इंटरिम यूनियन बजट जो है इट विल बी डिलीवर्ड कौन सी तारीख को, 1 फरवरी को ही होगा, पेपरलेस फॉर्म में होगा। ऑल द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट जो होते हैं इट विल बी अवेलेबल ऑन यूनियन बजट मोबाइल ऐप, राइट। फुल बजट जो होगा फॉर द फिस्कल ईयर 24-25 वो कब इंट्रोड्यूस होगा, जुलाई में, जब नई सरकार की फॉर्मेशन हो जाएगी आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। सॉर्टेड है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो यहां पर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट पीएसयूज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो कि कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं। कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स बोले तो देखो कोल गैसिफिकेशन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि ना आपके कोल को लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर रही है। तो उन प्रोजेक्ट्स में जैसे जो पीएसयू इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए 3 कैटेगरीज हैं, मैं आपको तीनों बताती हूं जहां पर सरकार ने अप्रूव किया है। टोटल आउटले 8500 करोड़ का। किस लिए है ये, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। कैटेगरी 1 के अंदर, ये जो कैटेगरी 1 है ये प्रोविजन है किसके लिए, गवर्नमेंट पीएसयूज के लिए, जिसमें कितना है 4050 करोड़, दैट विल बी सपोर्टेड। कैटेगरी 2 के अंदर 3850 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट पीएसयूज। ऊपर तो गवर्नमेंट पीएसयूज, यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है। थर्ड कैटेगरी जो है उसमें 600 करोड़ प्रोविजन है फॉर डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। बेसिकली जैसे आप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को आप प्रमोट करना चाहते हो, आगे लाना चाहते हो फॉर दीज गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, तो उसके लिए 600 करोड़ है। कोल गैसिफिकेशन क्या है, वो टेक्नोलॉजी है जहां पर आप कोल को लिक्विड फ्यूल के अंदर, जिसको आप सिन गैस बोलते हो, उसमें कन्वर्ट कर रहे हो जो पावर जनरेशन के अंदर, एंड टू मेक मिथेनॉल, फिर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया है क्या, हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। और इसमें काफी थीम्स जो हैं वो है, देखो, सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प एंड विधि जागृति अभियान। कैंपेन है 75 ईयर्स ऑफ इंडिया एज रिपब्लिक, 75 साल हो गए हैं इंडिया को एज रिपब्लिक, उसको कमेमोरेट करने के लिए कैंपेन है। बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका पर्पस क्या है, इस कैंपेन का एम क्या है, देखो जो आप देखो हमारा जो संविधान है वो बात करता है ब्रदरहुड की, फ्रेटर्निटी की, डिग्निटी की, है ना, इक्वालिटी की। तो ये सारी चीजें जो हैं वापस से इनको इन्फोर्स एज इन आप कलेक्टिवली री इन्फॉर्म करना कि शेयर्ड वैल्यूज जो ये नेशन को जोड़ कर रखती हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है, इसलिए है ये। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बाइलेटरल मीटिंग रखी विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कहां पर, जयपुर में, राजस्थान के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने विजिट भी किया आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, जयपुर सिटी। तो विजिट किया है तो जहां जहां किया है वो थोड़ा देख लेते हैं। जयपुर का जंतर मंतर एस्टैब्लिश किया गया बाय राजपूत किंग सवाई जयसिंह II, सिटी के फाउंडर, तो नाम ध्यान में रखिएगा। 1734 में ये मॉन्यूमेंट कंप्लीट हो गया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2010 में इट वाज एडेड। आमेर फोर्ट जो है ये लोकेटेड है इन आमेर राजस्थान। 1592 में ये बिल्ड किया गया था बाय राजा मान सिंह और यहां पर ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2013 के अंदर इट वाज डिक्लेयर्ड एडेड। आगे चलते हैं, स्कीम है
पीएम यशस्वी स्कीम, फुल फॉर्म क्या है? पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। किसके लिए है? ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए और डीएनटी। डीएनटी बोले तो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है ना। तो स्कॉलरशिप जो है न्यूज में इसलिए है क्योंकि जैसे जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं, राइट, ताकि वो अपनी आगे एडुकेशन करें, कोई दिक्कत हो, हायर एडुकेशन के लिए भी है, मैं सारी बताऊंगी। 32.44 करोड़ रिलीज किया है फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और 387.27 करोड़ रिलीज किया गया है फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। कौन एलिजिबल है? तो ऐसी फैमिलीज जिनमें जो सोर्स है, इनकम सोर्स है, दैट डज नॉट एक्सीड 2,50,000 पर एनम। और इसमें कंपोनेंट देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन भी, कॉलेज एजुकेशन के लिए भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स उनके लिए भी है। तो आप ये देख लीजिए, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ओबीसी के लिए तो 1998-99 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन ईबीसी और डीएनटी के लिए 2014-2015 के अंदर उन्हें ऐड किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? अपनी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी स्कीम करते हो ना, स्कीम में क्या देखना है? सबसे पहले जैसे ही स्कीम आए, भैया मुझे एम बता दीजिए, और इसका मुझे पहले एम और ऑब्जेक्टिव पर्पस अब एक एक कैटेगरी के अंदर आ जाता है, एम प्लस मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद इसकी सेकंड पॉइंट में आता है, अच्छा फाइनेंशियल आउटले कितना है, राइट। फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो एडेड है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जब भी स्कीम कवर करो 5 पहलू उसके देख लो, एम, अपनी फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, और कोई अगर एक्स्ट्रा एडेड फीचर है, बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी, वो सब फीचर एक्स्ट्रा में आ जाता है। बट जैसे ही स्कीम देखा, एम और मिनिस्ट्री सबसे पहले देख लिया, और फाइनेंशियल आउटले डेफिनेटली वो पूछा जाता है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है क्या? एक फोरम है, इन्वेस्टमेंट फोरम है। तो ये किस लिए है? फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रिजिलियंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया। देखो, ये फोरम एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। तो यहां पर इस फोरम का पर्पस क्या है? ये एक फोरम, ये जो डेवलप करी गई है, एक इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप फोरम है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनमें है। पर्पस क्या है? ड्रॉट आ गई, सूखा हो गया, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, या XYZ कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, फसल खराब हो जाए, कल को फार्मर डिस्ट्रेस में हो, तो एग्री फूड सिस्टम को और ज़्यादा क्लाइमेट रिजिलियंट करना, सो टू एडवांस इन दैट, इसलिए ये फॉरम लॉन्च करी गई है। किसने लॉन्च करी है? FAO ने, और साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है? नीति आयोग और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री। रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट कौन सी है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने इनिशिएट किया था ये सर्वे 2011 के अंदर, जिसके चलते आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हो और क्या करते हो? स्टेट्स में जो हायर एजुकेशन है उसको असेस करते हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिलीज करी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। 2014-15 से 2021-22 तक का अगर मैं टाइम फ्रेम देखूं तो हायर एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट है वो बढ़ी है बिल्कुल 26.5% से। फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ी है बिल्कुल 32% से। 44% का इंक्रीज हुआ है इन दी एनरोलमेंट ऑफ SC स्टूडेंट्स, जिन्होंने एनरोलमेंट करी वो भी बढ़ा है SC स्टूडेंट्स कैटेगरी से। ST स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट भी बढ़ी है 65.2% से। OBC स्टूडेंट की एनरोलमेंट वो भी बढ़ी है 45% से। नई 341 यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड और फीमेल फैकल्टी या टीचर्स भी इंक्रीज हुए हैं 22% से। तो ये याद में रखने हैं। नेशनल हो गई, अब चलते हैं स्टेट न्यूज पे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 8 अमृत प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ है 2000 करोड़ इनिशिएट किए हैं। कहां पर? सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। अमृत की फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका एम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कह रहे हैं? अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। तो यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसी के तहत 90,000 कंप्लीटेड हाउसेस को डेडिकेट किया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन सोलापुर महाराष्ट्र में। अब ना एक ये हो गई और एक हमारी हो गई ये स्कीम, दोनों को कवर कर लेते हैं तो कंप्लीट कवरेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो क्या कहता है?
एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो अर्बन एरियाज के अंदर है उनको घर दिए जाए, प्रोवाइड हाउसिंग टू दैट। सो जो प्रोग्राम है 2015 में लॉन्च हुआ एज अ पार्ट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम जो है इसका जो इनिशियल ड्यूरेशन था दैट वाज टिल 2022, लेकिन बाद में इसको अभी दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। रही बात अमृत की, तो 2015 में 25 ऑफ जून इट वाज लॉन्च। इसका पर्पस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, वाटर सप्लाई, अर्बन ट्रांसपोर्ट टू द हाउस होल्ड, सीवरेज, एम्यूनिटीज जो भी सिटीज में हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करता है फॉर ऑल, स्पेशली जो गरीब है, जो पुअर है। आयुष दीक्षा सेंटर, हमारे आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है, किसका, आयुष दीक्षा देते हैं ना, तो यहां पर ये जो सेंटर है ये डेडिकेटेड है आयुष प्रोफेशनल्स के लिए, तो उनकी डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर आयुष प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है जी, ये सेंटर कहां पर, भुवनेश्वर के अंदर इसकी फाउंडेशन स्टोन, नींव जो है आप बोल सकते हैं, वो रखी गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किसने, अच्छा ऐसे बोला जाएगा, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है वो किसने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है ये कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये कैंपेन कहता है कि इंडिविजुअल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सामने आओ, आप कोई एक स्कूल अडॉप्ट करो और उसके अंदर मतलब आप कहो कि ठीक है मुझे यहाँ पे करियर काउंसलिंग करनी है, या मैं स्पेशल क्लासेस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ फॉर रेमेडियल टीचिंग, योगा ट्रेनिंग के लिए, इफ यू वांट टू डोनेट मनी टू द स्कूल, इन सब के लिए ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है, ये पर्पस के साथ ये कैंपेन लॉन्च किया गया है एडुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, कच्ची खरेक फ्रॉम कच्छ, जीआई टैग मिला है। इंडिजीनियस वैरायटी है ऑफ डेट्स ऑफ कच्छ, सेकंड फ्रूट ऑफ गुजरात जिसको ये जीआई टैग मिला है। पहला किसको मिला है, गिर केसर मैंगो। ठीक है जी, ये तस्वीर है आपके सामने, आप देख सकते हो। उड़ीसा वो कौन सी स्टेट है, चार ऑप्शंस आ गए आपके पास, जो कि मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी एस्टैब्लिश करेगी, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। मेलेनिस्टिक टाइगर्स जो होते हैं ना, जिनमें मेलेनिन जो है वो ज्यादा है, राइट। तो यहां पर मेलेनिस्टिक टाइगर के केस के अंदर मेलेनिन जो है वो ज्यादा होने के चलते वो थोड़ा, आप ये देखो इनकी डार्कर अपीयरेंस होती है, ये स्ट्राइप जो है, जो फर है दैट इज मोर डार्क, राइट। तो सिंपली वर्ल्ड टाइगर रिजर्व जो है इट इज द ओनली होम फॉर दीज मेलेनिस्टिक टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और ये जो जहां पर हम बात कर रहे हैं सफारी की, ये एस्टैब्लिश होगी नियर बारीपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज में पड़ता है। और ये जो साइट है सिंपलीवाल टाइगर रिजर्व से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, राइट, सेम ही लैंडस्केप को मैच करती है। कोची टू गेट कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी फीचरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी, कोचिन स्पोर्ट्स सिटी, राइट, इट विल कम अप ऑन 40 acres in छेंगमानंद विलेज नियर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचिन जो है दैट विल बी पहली कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी। इसका मतलब ऐसी एक्टिविटीज होंगी सिटीज के अंदर जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे टू द कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो द सिटी इज डिजाइंड इस तरीके से कि यू बैलेंस आउट योर कार्बन फुटप्रिंट, आपकी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होंगी, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है इट विल ऑल्सो फीचर, जिसकी कैपेसिटी होगी 40,000 की। और यहाँ पर केरला क्रिकेट एसोसिएशन हैंड्स ओवर द प्रपोजल टू चीफ मिनिस्टर, इन्वेस्टमेंट हुई है अराउंड 750 करोड़ की इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन दिस छेंगमानंद विलेज। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट्स की वर्थ है 19,100 करोड़। कहां पर, बुलंदशहर यूपी के अंदर, जिसमें काफी प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे कि यहां पर देखिए 173 किलोमीटर लॉन्ग डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन जो है वो जो कि कनेक्ट करेगा बिटवीन न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी ऑन द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये भी है इसके अंदर, राइट। इसमें काफी प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात आ रही है, फ्रीट मतलब जो कॉरिडोर कार्गो के लिए है स्पेसिफिकली, आप ये देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड है, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड आप देखो लुधियाना से शुरू हो रहा है और इधर अपना पूरा वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है। और अपना जो वेस्टर्न डेडिकेटेड है वो देखिए ये वडोदरा, दादरी, रेवाड़ी और ये अजमेर, मारवाड़ से इधर गुजरात और फिर उसके बाद फाइनली इधर ये अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है। इनको कनेक्ट कर रहा है इधर ये जो मीटिंग पॉइंट है खुर्जा। तो ये बात है, ये जो न्यू
बात कर रहे हैं दिस 173 किलोमीटर लॉन्ग डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न को कनेक्ट करेगी, और इसी में एक किलोमीटर की लॉन्ग डबल लाइन रेल टनल है विद हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन है इसके अंदर, दैट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, राइट। सीमलेसली ऑपरेट करे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, कार्गो हो गया ना इसलिए। थाई पूसम त्योहार, थाई पूसम फेस्टिवल जो है एक हिंदू तमिल फेस्टिवल है, अच्छाई की बुराई पे जीत को डिपिक्ट करता है, दर्शाता है, क्योंकि ये सेलिब्रेट करता है विक्ट्री ऑफ हिंदू गॉड मुरुगन ओवर द डेमन सुरपदमन, राइट। ये जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन पौष पूर्णिमा। तो आप इतना ध्यान में रख लीजिए, जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट इसको ऑब्जर्व करती है, तमिल। इंटरनेशनल न्यूज पे चलते हैं अब। इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अच्छा ठीक है, लॉन्च किया, कहां पर किया, एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो कि 15 to 19 ऑफ जनवरी हुई डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर इंडिया ने लॉन्च किया है ये ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी विद द सपोर्ट एंड एंडोर्समेंट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक गवर्नमेंट ऑफ हमारी इंडिया। ऑब्जेक्टिव ना पता ही चल रहा है, नॉलेज शेयरिंग हो, देश कंट्रीज आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, इन्वेस्टमेंट करें इन डिफरेंट एरियाज ऑफ विमेन हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्राइज, इन सबसे जुड़ा हुआ हो, राइट। तो जेंडर इक्विटी की बात है, इक्वालिटी की बात है, और विमेन की हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी हुई, जहां पर यू टुगेदर शेयर सच बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज शेयरिंग विद ईच अदर। कैमरून जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहली कंट्री, दैट विल बी द फर्स्ट कंट्री कैमरून टू रूटीनली गिव चिल्ड्रन द न्यू मलेरिया वैक्सीन। कैमरून जो है जो वैक्सीन यूज करेगा दैट इज मॉस्क्यूरिक्स। और अफ्रीका जो है, जो वर्ल्ड में मलेरिया डेथ होती है 95% अफ्रीका उसमें अकाउंट करता है, तो बहुत ज्यादा होती है वहां पर, ठीक है। टर्की ने अप्रूव किया है क्या, स्वीडन की एंट्री, कहां पर, नाटो के अंदर अप्रूव करी है। स्वीडन पार्ट नहीं बन गया अभी, टर्की वो होता है ना, एक दो लोग जो अभी मानते नहीं है, तो उसमें टर्की मान गया है, हंगरी ने अभी मानना है, राइट। तो स्वीडन एंड फिनलैंड ने अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए 2022 में, और फिनलैंड बन गया, 31st मेंबर हो गया है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो ज्वाइन कर गया। अभी स्वीडन की एंट्री बची है, टर्की ने अप्रूव कर दिया है, हंगरी अभी स्टैंप लगाएगा, हंगरी अभी इंप्रूव करेगा। नाटो की बात करूं तो 1949 में विद द साइनिंग ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी, नाटो जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 31 कंट्रीज का अलायंस है, जो कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आती हैं। थोड़ा सा आप लगा लीजिए, अभी रशिया यूक्रेन के टाइम पे बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा नाटो रशिया के अगेंस्ट। फिनलैंड ने ज्वाइन किया एज द 31st मेंबर। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और नाटो के सेक्रेटरी का नाम जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है जी। चलिए 3 कंट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर एक मॉरिशियस है, एक अल्जीरिया है, और इसमें तीसरा नाम जो जुड़ गया है वो है काबो वर्डे। काबो वर्डे जो है WHO ने सर्टिफाई किया है इसको एज मलेरिया फ्री। तो ये 3rd अफ्रीकन कंट्री बन जाता है, पहला मॉरिशियस, दूसरा अल्जीरिया, और अब काबो वर्डे, राइट। स्पोर्ट्स सेक्शन से चलिए स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज फिनिश सेकंड इन द इंडिया ओपन टाइटल 2024। इंडिया ओपन 2024 में जो 16 जनवरी से 21 ऑफ जनवरी तक हुए, कहां पर हुए थे, KD जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर। और इसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज सेकंड नंबर पर आए हैं। जीता कौन है, कोरिया से जीते हैं। और जो ये पेयर है इट फिनिश सेकंड बेस्ट ऑल्सो मलेशिया सुपर 1000 के अंदर भी सेकंड पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए रवि कुमार दहिया कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, रेसलर से जुड़े हुए हैं। ग्रैंड प्री डे फ्रांस 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 61 kg फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग के अंदर एट दिस प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्री डे फ्रांस हेनरी डेगलेन रेसलिंग टूर्नामेंट भी बोलते हैं, दैट वाज हेल्ड इन फ्रांस, ठीक है। फॉर्मूला 1 ने यह अनाउंस किया है कि अब मैड्रिड विल होस्ट द स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री फ्रॉम 2026 टू 2035। पहले बार्सिलोना में होता था सिंस 1991, लेकिन अब इट विल मूव टू मैड्रिड। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट थी, छोटी सी है येट वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नाम ध्यान में रखिएगा, राइजा ढिलोन एंड गुरजोत खनगुरा। दे क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। किसमें, मिक्स्ड स्कीट टीम में इन कुवैत सिटी। नाउ व्हाट इज दिस मिक्स्ड स्कीट टीम? देखो मिक्स्ड स्कीट
स्कीट शूटिंग क्या होती है? एक तरीके की शूटिंग स्पोर्ट है जहां पर पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, दे यूज शॉर्ट गन्स। किसको टारगेट करने के लिए? जो क्ले पिजन्स हैं, मतलब जो पिजन्स जो क्ले से बने हुए हैं उसके लिए होते हैं ये। और यहाँ पर एशियन शॉटगन चैंपियनशिप के अंदर इंडिया से राइजा डिलॉन एंड गुरजोत सिंह खनगुरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मान सिंह को मिला है गोल्ड एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। कहां पर हुई? हांगकांग के अंदर। सो यहां आपको एक नाम और ध्यान में रखना है, पहले इंडियन मेन टू विन दी एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2017 के अंदर जो चाइना में हुई थी, गोपी थोनाकल, राइट। सेकेंड इंडियन गोल्ड विनर कौन है एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप? मान सिंह। तस्वीर आपके सामने है। आगे चलते हैं। मैंने बताया था ना अभी इनिशियली जब हमने अवार्ड्स कवर किए थे तो हम इनके बारे में बात करेंगे। रोहन बोपन्ना 43 ईयर ओल्ड है, ओल्डेस्ट प्लेयर हो गए जिन्होंने एक टॉप सीडेड प्लेयर, टॉप नॉच प्लेयर टू होल्ड नंबर 1 मेंस टेनिस डबल रैंकिंग। डबल्स के अंदर इन्होंने नंबर 1 में आप मतलब टॉप सीडेड बोल सकते हैं, नंबर 1 मेंस टेनिस डबल रैंकिंग के अंदर फर्स्ट टाइम 43 ईयर ओल्ड जो है वो बेसिकली उनका नाम आया है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने डिफीट किया है किसको? वेंजुंग जू फ्रॉम चाइना को। किसमें? इन द 9th राउंड ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स। तो यहां पर हफ्ता पहले ही इसी टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने डिंग लिरेन ऑफ चाइना उसको भी हराया था। सो आर प्रज्ञानंदा द ओनली प्लेयर इन द रिसेंट टाइम टू हैव बीटन बोथ वर्ल्ड चैंपियंस इन ओपन एंड विमेन कैटेगरी। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जो है एनुअल चेस टूर्नामेंट है, 12th ऑफ जनवरी से 28th ऑफ जनवरी तक इट इज टेकिंग प्लेस। कहां पर? नीदरलैंड्स के अंदर। अच्छा, आईसीसी अवार्ड्स 2023 देख लेते हैं। मेंस अवार्ड की एक लिस्ट है, एक विमेन्स अवार्ड की भी है। लिस्ट आपके सामने है। जैसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है? पैट क्यूमिंस। कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अपने विराट कोहली इंडिया से। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इंडिया से। विमेन्स अवार्ड्स के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? नैट स्कीवे ब्रंट इंग्लैंड से। जो अवार्ड है दैट इज रेशल हेहो फ्लिंट अवार्ड। चमारी आतपत्तू श्रीलंका से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कैटेगरी में मिला है। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विमेन्स कैटेगरी के अंदर वेस्ट इंडीज से हेले मैथ्यूज को मिला है। ठीक है। अंपायर ऑफ द ईयर 2023 की डेविड शेफर्ड ट्रॉफी मिली है रिचर्ड इलिंगवर्थ। तो ही हैड प्रीवियसली वॉन दिस अवार्ड 2019 में भी, 2022 में भी मिला है इन्हें। ठीक है जी, इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई अवार्ड भी देख लेते हैं। रवि शास्त्री जी विल बी ऑनर्ड विद बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और शुभमन गिल विल बी प्रेजेंटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। बीसीसीआई अवार्ड जो है इट विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अपना साइंस एंड टेक में थोड़ा एंटर कर जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली न्यूज ये कहती है जापान का स्पेसक्राफ्ट, नाम क्या है? स्लिम स्पेसक्राफ्ट, पतला नहीं है, नाम ऐसा है। फुल फॉर्म ध्यान में रखना, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। सो इट लैंड्स ऑन द मून। लैंडर मून की सतह पर लैंड किया है, रोवर नहीं है, लैंडर है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है ऑन दी लूनर सरफेस। और इसी के साथ जापान बन जाता है 5th कंट्री टू मेक दिस हिस्ट्री, राइट। सो इट टच डाउन इट्स टारगेट एरिया नियर शियोली क्रेटर। और यहां पर जापानीज लैंग्वेज के अंदर इसको क्या बोला जाता है? मून स्नाइपर। ठीक है जी। तो इट वॉज लॉन्च ऑन 6 सितंबर 2023। कहां से? फ्रॉम तनगेशिमा स्पेस सेंटर इन जापान। ठीक है। भारत जीपीटी, इंडिया का जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई का मतलब क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरेट कर सकता है, नया कंटेंट जनरेट करेगा। आपने 3-4 पॉइंट्स दिए उसको, वो एक नया पॉइंट उसको पढ़ते समझते हुए एक नया पॉइंट जनरेट करेगा। तो कोई टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इट डिपेंड्स। तो भारत जीपीटी इज इंडियाज ओन जेनरेटिव एआई। जैसे टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, तो बेसिकली यहां पर 14+ इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर इट विल कम अप विद। टेक्स्ट की बात करूं सो दैट विल बी इन 22 लैंग्वेजेस, राइट। एंड इट इज डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप CoreOver.ai। टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है साथ में जुड़ा हुआ? गूगल क्लाउड, राइट। तो यहां पर भारत जीपीटी इज इंटीग्रेटेड फॉर वॉइस मोडालिटी जो कि हो सकती है इन 14 इंडियन लैंग्वेजेस और टेक्स्ट 22 लैंग्वेजेस के अंदर इन पार्टनरशिप विद भाषिनी, अ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है जो कि आता है अंडर विच मिनिस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ठीक है।
भारत जीपीटी जो है, जो हमारे सरकार का विजन है, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, उसके इन लाइन में है। जनरेटिव एआई मैंने आपको बता ही दिया, इट इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि क्रिएट कर सकता है न्यू कंटेंट, जनरेट करेगा ना, नया कंटेंट जनरेट करेगा, दैट विल इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो या फिर कोड। डिफेंस कैटेगरी पे चलते हैं। डिफेंस क्या कहती है? डिफेंस ये कहती है कि एक्सरसाइज का नाम रखिएगा ध्यान, वो है खंजर। कहाँ शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के अंदर। 11th एडिशन है, इंडिया और किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है एंड 22 जनवरी से 3 फरवरी तक इट विल बी कंडक्टेड। कहां पर? एट स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश, बाकलो। एनुअल इवेंट है, एक साल उनके यहाँ, एक साल हमारे यहाँ। इस साल हमारे यहाँ इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्राइजेस 20 पर्सनल। इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट, और उधर किर्गिस्तान कंटिजेंट से भी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ठीक है, अपने वाले ध्यान रखा करो, उनके वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ पढ़ लो तो कोई नुकसान भी नहीं है। एक्सरसाइज साइक्लोन एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली। इसका 2nd एडिशन है ये, और इट इज बीइंग कंडक्टेड एट अंशास, इजिप्ट फ्रॉम 22 जनवरी टू 1 फरवरी। पहला एडिशन अभी तो क्योंकि दूसरा ही है, पहला पिछले साल हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। इंडियन कंटिजेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट एंड इजिप्टियन कंटिजेंट 25 पर्सनल्स हैं ऑफ देयर इजिप्टियन कमांडो स्क्वाड्रन एंड इजिप्टियन एयरबोर्न प्लाटून। राइट, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है क्या? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड दिस ट्राईलेटरल, ध्यान में रखिएगा ट्राईलेटरल है, तो यहां पर बाकी दो कौन है? बाईलेटरल, मतलब इंडिया और कोई एक कंट्री नहीं है, इंडिया और साथ में 2 कंट्रीज और हैं। ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स है और यूएई एयर फोर्स है। राइट, सो इट इज बीइंग कंडक्टेड, इट वाज कंडक्टेड ऑन ओवर द अरेबियन सी ऑन 23 जनवरी। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये सिंस कोल्ड वॉर के बाद अभी आप लगाओ। सो स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, लास्ट हुई थी 1988 में कंडक्टेड, दैट वाज रिफोर्जर एक्सरसाइज विद 90,000 पर्सनल जो इस टेक पार्ट कर रहे हैं इस ड्रिल के अंदर। 31 नाटो अलाइज एंड स्वीडन, जो कि अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने नाटो के बारे में डिस्कस किया ही था। सो ये एक्सरसाइज हो रही है अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक एंड यूरोप, और यहाँ पर जो नाटो के न्यू डिफेंस प्लान्स है ना, तो वो उसको टेस्ट करेंगे। ओवरऑल एक्सरसाइज जो है इट विल रन थ्रू जून तक। इंडियन नेवी बिल्ड कर रही है इट्स 2nd वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्या करेगा? जो शिप्स और सबमरीन्स है ना, सो वीएलएफ कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन जो है, द नेवी यूजेस दीज स्टेशंस ताकि शिप्स और सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सके। तो यहां पर ये जो वीएलएफ कम्युनिकेशन, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन है, कहां पर बिल्ड होगा? विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के अंदर। ये मुझे दिख रहा है कि 2nd है, तो कोई पहला भी होगा, बिल्कुल है। आईएनएस कटाबोमन रेडार स्टेशन कहां पर पड़ता है? विजय नारायणम इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर, जो 1990 से ऑपरेशनल है। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारी बैंकिंग और इकोनॉमी से। न्यूज क्या कहती है कि हमने ओवरटेक कर लिया है हांगकांग को, और इसी के साथ इंडिया बन गया है 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया एज वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मतलब जो कंबाइंड वैल्यू है शेयर्स की दैट इज लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज, वो पहुंच गई $4.33 ट्रिलियन पे, और हमने हांगकांग को ऑब्वियसली ओवरटेक किया है। तो हांगकांग की कितनी थी? $4.29 ट्रिलियन। HDFC बैंक फर्स्ट लेंडर टू इशू 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड। तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है दैट हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर इन द कंट्री टू अचीव द माइलस्टोन। क्या माइलस्टोन अचीव किया है? 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड जो है इट हैज इशूड। तो SBI कार्ड, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड दैट आर इशूड, HDFC इज फॉलोड बाय देम। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने परमिट किया है। गवर्नमेंट ने क्या परमिट किया है? देखिए, जो अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज हैं जिनके शेयर लिस्टेड नहीं है, अब यहां पर वो अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज जो हैं वो अपनी लिस्टिंग जो है उनकी हो सकती है ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। राइट, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हैज अमेंडेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 और नोटिफाई किया है इनकी लिस्टिंग
of the companies, public Indian companies on this international exchanges of GIFT, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. देखो जब आप इनको यहाँ पर लिस्टिंग कर रहे हो इनकी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, इसे क्या करना चाह रहे हो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लेकर आना चाह रहे हो, या बूस्टिंग दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, इन्वेस्टर बेस जो है वो और ब्रॉड होगा फॉर दीज इंडियन कंपनीज. एडिशनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज इशूड कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन रूल 2024. तो ये मैंने आपको बता दिया कि अभी एज ऑफ नाउ दीज आर अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज. सेबी इज इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज भी. जो लिस्टेड है उनके लिए भी सेबी अभी प्रोसेस में है ऑफ इशूइंग दैट, बट अभी के लिए अनलिस्टेड. राइट. इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एट गिफ्ट IFSC करंटली प्रिस्क्राइब्ड एज द परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज. तो दो हैं, एक इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और एक NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज. ममानी फूड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड कहां पर? छोटी सी न्यूज है, कारगिल लद्दाख के अंदर. चलिए अब चलते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चंस के ऊपर. व्हाट इज द टारगेट लैंडिंग लोकेशन फॉर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन? हमने पढ़ा था शियोली क्रेटर, ऑप्शन बी. हु विल बी कन्फर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? आंसर इज बी, रवि शास्त्री. देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारकुफन? आंसर इज अरूप कुमार दत्ता. चलिए आगे बढ़ते हैं. हु वॉन द मिक्स्ड स्कीट टीम ब्रॉन्ज मेडल? कहां पर? एट एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024. एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन ए राइजा डिलोन एंड गुरजोत सिंह खनगरा. अच्छा जी, कच्ची खेरेक की खेती किस राज्य में की जाती है? इन विच स्टेट इज कच्ची खेरेक कल्टिवेटेड? सॉर्टेड है, कर दे लॉक. आंसर आ गया, गुजरात. चलिए, खंजर एक्सरसाइज के अंदर कौन सी दो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? अपना इंडिया तो है ही, इंडिया के साथ जो है वो है किर्गिस्तान. कंफ्यूज नहीं होना है, किर्गिस्तान है. चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर कौन है? एंड द आंसर इज चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन ए. हुज ऑटोबायोग्राफी इज द टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल? ऑप्शन ए. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, शिवराज वी पाटिल. किसे सिलेक्ट किया गया है टू रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश. राइट. एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द जॉइंट एक्सरसाइज विद द एयर फोर्सेज ऑफ विच कंट्रीज? एक है फ्रांस और एक है UAE, ऑप्शन ए. देखो आगे पढ़ना ही नहीं, अगर किसी को टिप्स पे याद है ना तो मुझे पता है कि ऑप्शन ए ही है. आई एम सो श्योर, आई एम डैम श्योर. इतनी श्योरिटी लेकर आनी है और वो होगी रिवीजन से. जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा. अच्छा, विच आर्कियोलॉजिस्ट लेड द एग्जीक्यूशन टीम एट द राम जन्मभूमि साइट इन 1976? हमने पढ़ा था BB लाल. Who among the following clinched the gold medal at the Asian Marathon Championship 2024 held in Yongkong? हाँ जी, क्या सोचा मान सिंह. बिल्कुल सही सोचा, मन की बात सुनी, मान सिंह पे क्लिक कर दिया. Which Indian bank became the first lender in the country to issue 20 million credit cards? अभी पढ़ा, HDFC बैंक. ठीक है. India's first carbon neutral sports city. Where will be this city be? Where will be India's first carbon neutral sports city be located? Kerala, Cochin. Correct. D. Moving ahead. Who is the only player in the recent times to have defeated both world chess champions in open and women's category? R. Pragnananda, option C. What is the theme for 75th Republic Day celebrated in 2024? विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका. ठीक है जी. Who has been awarded the ICC T20 International Player of the Year for 2023? सूर्य कुमार यादव, B. आगे चलते हैं. Who is the technology partner for CoreOver.ai's Bharat GPT providing cloud service? No. Yes. Google Cloud is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल ये कहता है कि वेयर इज द इंडियन नेवी कंस्ट्रक्टिंग इट्स सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन? और वो है तेलंगाना के अंदर. हु डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर? निशा पहूजा, ऑप्शन ए. रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 31st member of NATO? फिनलैंड. 31st member, फिनलैंड.
Which African country recently secured WHO certification for malaria-free status, becoming the third African country to achieve this? थर्ड अफ्रीकन कंट्री है वो. आंसर इज कैबो वर्डे. अच्छा, थर्ड अफ्रीकन कंट्री है तो बाकी दो कौन सी हैं, हमने पढ़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. How many houses are target to have a rooftop solar panels under the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana? 1 crore houses. Next, in 2026, the Spanish Grand Prix will be relocated from Barcelona to which city? Lock? Yes, Madrid is the right one. How many individuals were honored with Padma Shri Award in 2024? 110. अगला सवाल कहता है कि who will receive the भारत रत्न 2024? कर्पूरी ठाकुर posthumously. Who served as the parade commander for the Republic Day parade at कर्तव्य पथ? हाँ जी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार. Which individual या individuals from the following list has या have been conferred with पद्म विभूषण अवार्ड 2024? चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, श्री भिंदेश्वर पाठक या श्री मिथुन चक्रवर्ती. आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मिथुन चक्रवर्ती को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं मिला, कोई मिला है? अगर मिला है तो कौन सा मिला है, हमने पढ़ा है. Who is recognized as the largest paramilitary force in the world? CRPF, Central Reserve Police Force. ये है आपके लिए सवाल. How many posthumous awards were given in the Padma Award 2024? Do let me know the answer in the comment section. इस सेशन के लिए इतना ही. This is your mentor आरजू कक्कर signing off. उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो. And do let me know in the comment section. Do give the answers in the comment section also. चलिए फिर मिलेंगे दूसरे सेशंस के साथ. Till then, take care. Happy learning. All the best. Thank you.